हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट चैनल पे, मतलब हमने न्यू चैनल बनाया, तो इस चैनल पे हम रिएक्शन वीडियो लेके आते रहेंगे आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दियो। तो हमारे इस चैनल पे रिएक्शन वीडियो लेके आया, देखते हैं। आरजे रौनक के नाम का चैनल है, उस पर एक वीडियो आई है, हम उस पर रिएक्शन करेंगे, देखते हैं वीडियो कैसी होती है। तो आपका टाइम वेस्ट खराब मतलब करना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसी होती है वीडियो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो हर उस आदमी के लिए जिसे ये शिकायत है कि भगवान ने उसके साथ जस्टिस नहीं किया। ये वीडियो हर उस आदमी को देखना चाहिए। मैं तो कहता हूं अपने हर उस फ्रेंड से इसे शेयर करिए जो आज अपनी लाइफ में किसी भी वजह से लो फील कर रहा है। बात उस वक्त की है दोस्तों, जब भीमराव अंबेडकर जी छोटे बच्चे थे। ये वो वक्त था जब उनकी जाति के बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी। चूंकि उनके पिताजी भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर थे तो उन्हें स्कूल में एडमिशन मिल गया। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कोई और बच्चा उनसे बात ही नहीं करता, कोई उनके साथ खाना नहीं खाता। यहाँ तक कि स्कूल के जिस मटके से बाकी बच्चे पानी पीते थे। देखो वीडियो दोस्तों, मतलब ये वीडियो खतरनाक होने वाली है मुझे लग रहा है। मतलब ऐसी मैंने पहले भी कहीं पे सुनी है कि डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने मतलब स्कूल में जाते थे, उनको बच्चे पानी भी नहीं पिलाते थे, मतलब बच्चे हाँ मतलब दूर बैठते थे, बहुत अलग बच्चे जो और जाति के बच्चे थे वो काफ़ी दूर बैठते थे, वो अलग अपने घर से बोरी लेके जाते थे, उस बोरी में बैठते थे। तो ये वीडियो उसके ऊपर होने वाली है, तो देखते हैं हम। चलो। उन्हें उस मटके को छूने तक की इजाजत नहीं थी। स्कूल का रूल था कि बच्चों की सीटिंग जो है वो रोटेट होती रहती थी, मगर अंबेडकर जी को कभी बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया गया। उन्हें क्लास की सबसे आखिरी लाइन में, जहां बाकी बच्चों के जूते पड़े होते थे, वहां पर अकेले बैठना होता था। यहां तक कि बैठने के लिए उन्हें दरी भी घर से लानी पड़ती थी। तो एक पल के लिए आप इमेजिन करिए, 5-6 साल का एक छोटा बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है और कोई उससे बात ही नहीं कर रहा। उस छोटे बच्चे को डर है कि वो किसी से टच ना कर जाए। उस बच्चे को ये भी पता है कि अगर मुझे स्कूल में प्यास लग गई तो कोई मुझे यहाँ पानी तक नहीं पीने देगा। ये बात मैं आज से 125 साल पहले की कर रहा हूँ, वो भी उस बच्चे की जिसकी पूरी जाति में किसी को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है। एक पल के लिए आप उस बच्चे के अंदर का डर महसूस करिए। आज हमारे बच्चे के साथ अगर कोई टीचर सीधे मुंह बात न करे ना स्कूल में, तो बच्चे की हिम्मत नहीं होती कि अगले दिन स्कूल चला जाए, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। मगर बावजूद उस जिल्लत के बाबा साहब ने न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करी बल्कि अपनी क्लास के बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल गए। उनकी पढ़ाई की वजह से उन्हें वजीफा मिला, विदेश पढ़ने गए वो। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने 3 PhD की, उनके पास 35 डिग्रियां थी। उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में MA किया। उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि उन्हें मिली। उन्हें टोटल 9 भाषाएं आती थी। लोगों का एक आध सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, मगर बाबा साहेब की अर्थशास्त्र से लेकर कानून और पॉलिटिक्स से लेकर सोशल साइंस जैसे विषयों में बराबर की पकड़ थी। ये देखो दोस्तों, कितनी मतलब पढ़ाई की, कितनी मतलब 35 डिग्रियां थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की मतलब। और हमारे देश में आज भी उन जो हस्ती है, महान हस्ती, उनको आज भी कोई इज्जत नहीं देता। बहुत जातिवाद करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। पर ये मुझे लग रहा है पूरा खुल के बताएंगे आज वीडियो में, खुल के। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में 35,000 किताबें थी। ये कहने में 35,000 बुक्स आज की डेट में कोई बंदा पढ़ सकता है 35,000 किताब? उस टाइम पे जो 125 साल पहले की बात बता रहा है, 35,000 बुक्स पढ़ चुके थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। किसी के घर में 35 बुक नहीं मिलेगी अब। मिलेगी भी नहीं, सच में। ये कहने में कोई अर्ज नहीं है दोस्तों कि पिछले 150 सालों के इतिहास में शायद ही दूसरा कोई भारतीय होगा जो इतना पढ़ा लिखा होगा। वो अक्सर कहते थे कि शिक्षा आज तक कोई है ही नहीं। आज कितना पढ़ा लिखा बंदा कोई है ही नहीं आज तक। उस टाइम से इस टाइम तक आज तक मुझे नहीं लगता कोई बंदा है उनके इतना पढ़ा हुआ। मैं नहीं मान सकता कि आज तक आज की डेट में इतना पढ़ा लिखा कोई बंदा हो सकता है। 9 भाषा आती थी। 9 भाषा आती है, देख लो। वो अक्सर कहते थे कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है, जो जितना पढ़ता है वो उतनी तेजी से दहाड़ सकता है। इसके अलावा बाबा साहेब से जुड़े इतने किस्से हैं कि अगर मैं वो सारे किस्से कहानियां यहाँ बताने लगूं तो कई दिन लग जाएंगे। मगर मुझे पता है हैरानी किस बात की है। पता नहीं क्यों इस देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने किस वजह से बाबा साहेब को सिर्फ दलित राजनीति तक ही लिमिटेड करके रख दिया है। आज की जनरेशन में बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद बाबा साहेब दलितों के ही नेता थे, दैट्स इट। सच तो ये है दोस्तों कि बाबा साहेब का जो इंटेलेक्चुअल लेवल था, अलग अलग इश्यूज पर जो उनकी राय थी, ओपिनियन थी, और वो जितने ईमानदार थे, ऐसी ईमानदारी तो पूरी इंडियन पॉलिटिक्स में किसी और नेता में नहीं दिखती। जैसे बाबा साहेब खुलकर कहते थे कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता। 1953 में BBC को दी अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने गांधी जी पर खुलकर अपनी राय रखी। बाबा साहब ने यहां तक बोल दिया कि मुझे समझ में नहीं आता कि वेस्टर्न वर्ल्ड गांधी जी को लेकर इतना बावला क्यों रहता है। उन्होंने यहां तक कहा कि गांधी जी एक रूढ़िवादी हिंदू थे जो वर्ण व्यवस्था में यकीन रखते थे। बाबा साहब ने उस इंटरव्यू में बताया कि गांधी जी ने अपने विचारों से लोगों को धोखा दिया।
बाबा साहब ने उस इंटरव्यू में कहा कि गांधी जी ने अपने वक्त में 2 अखबार निकाले। हरिजन के नाम से एक अखबार अंग्रेजी में निकाला और दूसरा गुजराती में निकाला जिसका नाम दीन बंधु था। बाबा साहब ने कहा कि अंग्रेजी अखबार में गांधी जी ने खुद को जाति व्यवस्था और छुआछूत का विरोधी बताया, क्योंकि अंग्रेज उस अखबार को पढ़ते थे और उन्हें अंग्रेजों के सामने खुद को खुले विचारों वाला दिखाना था। लेकिन गुजराती अखबार में गांधी जी के विचार, गांधी जी तो पहले से ही मतलब खुद देख लो, बाबा साहब को दोगला बताया, खुद अपने मतलब गांधी जी जो हमारे थे दोगलेपन वाला काम खुद करते थे। मतलब देख लो, अंग्रेजों के लिए दूसरे अखबार निकाल ली, हमारे लिए मतलब उनके जो हरिजन लोग थे उनके लिए अलग अखबार निकाल ली। मतलब अम्बेडकर साहब को नीचा दिखाने के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते थे। अब गांधी जी को मारा किसने था? उसने हाँ, जो तो उसके साथ रहता था। अब चलो उसके ऊपर भी वीडियो लेके आएंगे हम, देखते हैं। पहले ये वाली वीडियो पूरी देखते हैं। बड़े रूढ़िवादी थे, क्योंकि गांधी जी को अच्छे से पता था कि जो इंसान गुजराती अखबार पढ़ रहा है अगर उसे अपने पीछे लगाना है तो ऐसी ही बात उसमें लिखनी पड़ेगी। बाबा साहेब गांधी जी से इस बात से भी काफी नाराज थे कि जब भी अनुसूचित जाति की बात होती थी तो गांधी जी बस छुआछूत खत्म करने की और उन्हें मंदिरों में एंट्री देने की बात करते थे, जबकि अंबेडकर का कहना था कि इससे अनुसूचित जाति के लोगों का कोई भला नहीं होने वाला। आप उन्हें हर तरह से बराबरी देने की बात क्यों नहीं करते? जबकि गांधी जी का ये मानना था कि जो आदमी जिस जाति में पैदा हुआ है उसे पेशा उसी के हिसाब से चुनना चाहिए। मतलब गांधी जी के हिसाब से जातिवाद पहले से ही था कि मतलब तू इस जाति का है तो वहां तक ही सीमित है, जो अगर तू इस जाति का है, छोटी कास्ट का है तो वहां तक ही सीमित है, मंदिर में एंट्री नहीं होगी, ये वो कुछ नहीं है। और ये बात बाबा साहब को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो गांधी जी को दकियानूसी यानी कंजर्वेटिव बताते थे। अब बड़ा सवाल ये है कि जो भी पार्टियां आज गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम की पॉलिटिकल राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, वो जनता को खुलकर क्यों नहीं बताती कि अम्बेडकर जी के गांधी जी के बारे में क्या विचार थे? और जो भी पार्टी खुद को महात्मा गांधी की राजनीति का उत्तराधिकारी बताती है उससे भी ये क्लियर करना चाहिए कि क्या गांधी जी सच में वैसा ही सोचते थे, और सोचते थे तो वो गांधी जी की इस सोच से अब कितना अग्री करते। हैरानी ये है दोस्तों कि आज जो कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के कथित अपमान पर इतना हल्ला कर रही है वो ये बात क्लियर क्यों नहीं करती कि इन्हीं बाबा साहब को हराने के लिए क्या नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ 2 बार चुनाव प्रचार नहीं किया? हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब नेहरू की कैबिनेट में कानून मंत्री थे। जब संविधान बनाने की बारी आई तो पहले तो नेहरू जी चाहते ही नहीं थे। ये देखो दोस्तों, मतलब उस टाइम में बाबा साहब को जो कांग्रेस आज की डेट में कांग्रेस पार्टी है ना, वो मतलब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लेके ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उस डेट में उस मतलब अम्बेडकर को हराने के लिए मतलब नेहरू ने हराने के लिए अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी ने खुद ही नीचे वो उसके असिस्टेंट को खड़ा कर दिया, उसके खिलाफ जो उसके साथ रहता था बंदा उसके खिलाफ उसको ही खड़ा कर दिया उसके सामने चुनाव टक्कर देने के लिए। अब बताओ आज की डेट में कर रहे हैं, बाबा साहब की फोटो ले रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। मतलब ये सब सिर्फ कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स है, सिर्फ बाबा साहब के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, राजनीतिक है, ये होती है दोस्तों राजनीति। कि बाबा साहब को संविधान बनाने वाली संविधान सभा में शामिल किया जाए। आपको बता दें कि उस टाइम कांग्रेस और नेहरू जी की तरफ से संविधान सभा के लिए 296 मेंबर्स चुने गए थे, मगर उसमें बाबा साहब को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद बाबा साहब उस वक्त के संयुक्त बंगाल से मुस्लिम लीग के सपोर्ट से जीतकर संविधान सभा में आए, मगर देश के बंटवारे के बाद बाबा साहब की सीट पाकिस्तान में चली गई तो उनकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो गई, खत्म हो गई, मगर बाद में उन्हें संविधान सभा में शामिल कर लिया गया। अब हुआ ये कि जब संविधान बनाने की बारी आई तो बाबा साहब ये चाहते थे कि औरतों को भी आदमियों के बराबर का हक मिले, मतलब वो उस वक्त यूनिफॉर्म से बिल्कुल लाना चाहते थे, मगर इसके लिए नेहरू तैयार। औरतों को आदमी के बराबर का हक आज की डेट में मिल रहा है। अगर मतलब हमारा संविधान नहीं लिखा जाता है, कुछ होता है, कुछ भी होता है, अंग्रेजों का हमारे गुलाम भी रहते हैं ना आजकल, तो किसी को बराबर का हक नहीं मिलना था। नेहरू तैयार नहीं थे। यहां तक कि बाबा साहब ये भी चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लाया जाए ताकि हिंदू मैरिज एक्ट में जो गड़बड़ियां हैं उसे ठीक की जाए, मगर नेहरू इसके लिए भी तैयार नहीं थे। इसी से नाराज होकर बाबा साहब ने नेहरू मंत्रिमंडल से रिजाइन कर दिया, मगर कांग्रेस और नेहरू जी का गुस्सा इतने से शांत नहीं हुआ। इसके बाद बाबा साहब ने इलेक्शन लड़ने के लिए अपनी पार्टी बनाई। खुद बाबा साहब मुंबई नॉर्थ सीट से चुनाव में उतर गए, मगर नेहरू जी किसी कीमत पर भी बाबा साहब को संसद में पहुंचने नहीं देना चाहते थे। उस वक्त मतलब नेहरू जी जो मतलब बाबा साहब को संसद में पहुंचने नहीं देते, ये होती है राजनीति। पर उन्हें भी डर था ना किसी चीज का, डर था उन्हें। बाबा साहब के ही एक असिस्टेंट नारायण काजरोलकर को उनके खिलाफ इलेक्शन में उतार। देखो ये है जो बाबा साहब के असिस्टेंट थे नारायण काजरोलकर, ये उसके साथ मतलब बाबा साहब के साथ रहते थे हमेशा। नेहरू जी ने मतलब इसको ही बाबा साहब के टक्कर सामने खड़ा कर दिया था राजनीति में। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने खुद काजरोलकर के फेवर में 2 रैलियां की। यहां तक कहा जाता है कि बाबा साहब को पड़े वोटों में से बहुत सारे वोटों को खारिज करवा दिया गया और बाबा साहब वो इलेक्शन 17,000 वोटों से हार गए। मगर जो पार्टी आज बाबा साहब के अपमान की बात कर रही है, एक वक्त उसी पार्टी के प्रेसिडेंट और देश के प्रधानमंत्री बाबा साहब को हराने के लिए इतने उतावले थे कि उनके असिस्टेंट को ही उनके खिलाफ उतार कर उन्हें हरा दिया। न सिर्फ हराया बल्कि बाबा साहब के ही जूनियर के हाथों उन्हें चुनाव हरवा कर उन्हें नीचा भी दिखाया।
आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि बाबा साहेब की मौत 1956 में हुई थी और संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर 1990 तक लगाई ही नहीं गई। बाबा साहेब की तस्वीर संसद के सेंट्रल हॉल में तब लगी जब वीपी सिंह की सरकार थी। एक पल के लिए सोचकर देखिए दोस्तों, बाबा साहेब जिन्होंने उस वक्त अपनी मेहनत के दम पर वजीफा लेकर अमेरिका और ब्रिटेन के सबसे बड़े कॉलेजों से पढ़ाई की, जब वो भारत आए तो भी उन्हें अपने दलित होने की वजह से लगातार अपमानित होना पड़ा। बाबा साहेब चाहते तो बड़ी आसानी से तभी दलितों को मतलब आज भी इंडिया में आज भी दलितों को बहुत ये सोचते हैं पता नहीं कहाँ से आता है, किस कास्ट से आता है, कौन सी, मतलब बहुत इज्जत नहीं करता यार कोई भी। मतलब जो छोटे ST कास्ट से SC ST से आते हैं उसकी कोई इज्जत नहीं। आज भी यही हाल है इंडिया के अंदर। और जहाँ पे देखो बाहर जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है ना, आज भी बाबा साहब की वहाँ पे भगवान के रूप में माना जाता है उनको। आज भी विदेशों में उनकी मूर्तियाँ लगी है, दरवाजे तक एंट्री होती है जिस टाइम उनकी मूर्तियाँ लगी पड़ी है वहाँ पे। और हमारे यहाँ पे कोई पूछता भी नहीं है कोई क्या है क्या नहीं। छोड़कर ब्रिटेन अमेरिका में बच सकते थे, लेकिन उन्हें अच्छे से पता था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरे लाखों करोड़ों दलित भाइयों की लड़ाई कौन लड़ेगा। अगर मैंने इन लोगों को इकट्ठा नहीं किया, सबके लिए मतलब इन्होंने लड़ाई ली। और ये सोचते हैं ना कि बाबा साहब इनके नेता थे, दलितों के नेता थे, या मतलब छोटी कास्ट वालों के नेता थे सबके, लेकिन वो सबके लिए बराबर का हकदार है। सबके लिए मतलब बराबर का हक दे के गया है वो। सब क्यों सबको एक समान सोचते थे। हाँ, सब ये भारत के समाज को नहीं हिलाया, उन्हें नहीं बताया कि हम दलितों के साथ क्या हो रहा है, तो ये और कौन करेगा। बाबा साहब अच्छे से जानते थे कि वो माँ सरस्वती के विशेष पुत्र हैं। ये उनका फर्ज है कि वो अपनी समझ, अपनी हिम्मत से दलितों की ये लड़ाई लड़े। मगर ये देखकर बड़ा अफसोस होता है दोस्तों कि न तो गांधी जी ने उस वक्त उनकी बातें सुनी और समझी, और न ही नेहरू जी ने उनका राजनीतिक करियर ही खत्म कर दिया। और वो भी उन बाबा साहब का करियर जो उस वक्त इतने पढ़े लिखे थे कि उस वक्त की पूरी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की पढ़ाई लिखाई भी अगर आप मिला लेते तो वे उनके आगे वो कुछ नहीं थे, है ही नहीं था। उस टाइम भी आज तक मतलब बाबा साहब की बराबर टक्कर पे कोई नहीं था। आज की तो बहुत बड़ी बात है, आज की टाइम में तो है ही नहीं कोई। उस टाइम पे भी देख लो बाबा साहब की टक्कर पे कोई नहीं था। जितना पढ़े लिखे बंदे मतलब बाबा साहब थे, उनकी टक्कर पे उस टाइम पे कोई नहीं था। मगर अफसोस ये है दोस्तों कि इस देश की कुछ पार्टियां बाबा साहब के साथ की गई उन जातियों की कभी बात ही नहीं करती। वो पार्टियां इतनी बेशर्म है कि वो आज भी इन सब के लिए देश करेगी नहीं कभी ऐसी पार्टी। मतलब बात बाबा साहब के क्या था क्या नहीं, सिर्फ वोट लेने के चक्कर में जय भीम सब बाबा साहब की फोटो लेके करते हैं, कुछ नहीं। मतलब बाप सब वोट लेने के चक्कर में उनके बारे में नहीं बताएंगे कि मतलब वो शख्सियत क्या थे, क्या चीज़ थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। सिर्फ वोट लेने के चक्कर में कर देते हैं, करके रखते हैं। से माफी नहीं मांगती, सॉरी नहीं बोलती। सच तो ये है कि बाबा साहब को किसी धर्म या किसी जाति से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ बराबरी की बात करते थे। अगर उन्होंने नीची जातियों की बराबरी की बात की तो उन्होंने औरतों को बराबरी का हक देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात की। अगर वो हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे, हिंदू धर्म में मौजूद पाखंड के विरोधी थे, तो उन्होंने उतना ही खुलकर इस्लाम में मौजूद कट्टरपंथ पर भी बोला। मुझे सच में हंसी आती है दोस्तों जब कुछ पार्टियां जय भीम और जय भीम की बात तो करती हैं, मगर कभी ये नहीं बताती कि बाबा साहब के कट्टरपंथी इस्लाम के बारे में क्या थॉट्स थे। अंबेडकर जी ने आज़ादी से 2 साल पहले लिखी अपनी किताब पाकिस्तान या भारत का विभाजन में साफ लिखा है कि भारत के मुसलमान कभी देश के लिए वफादार नहीं होंगे। अंबेडकर जी ने आगे लिखा है कि भारत के मुसलमान खुद को पहले मुसलमान मानेंगे, उसके बाद भारतीय। उन्होंने किताब में यहाँ तक लिखा है कि भारत की तरक्की में भारत के मुसलमानों ने बहुत कम योगदान दिया है और उन्होंने हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा है। अंबेडकर जी ने अपनी किताब में यहाँ तक लिखा है कि इस्लाम धर्म में भाईचारे का मतलब सिर्फ मुसलमानों के बीच भाईचारा, और इस भाईचारे में किसी गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह नहीं है। इसी किताब में अंबेडकर जी आगे लिखते हैं कि इस्लाम की प्रकृति ऐसी है कि वो भारत को कभी अपनी मातृभूमि नहीं मानेंगे। एक सच्चा मुसलमान वो है जो न तो कभी भारत को अपनी मातृभूमि मानेगा और न ही हिंदुओं को कभी अपना भाई मानेगा। इसके अलावा भी बाबा साहेब के इस्लाम पर जो थॉट्स हैं वो सुनकर उनके नाम की पॉलिटिक्स करने वाली कई पार्टियों के कान से धुआं निकल जाएगा दोस्तों। पर सवाल ये है कि अगर कोई पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर पॉलिटिक्स करती है तो वो उनके इन विचारों पर बात क्यों नहीं करती। ये लोग क्यों नहीं बताते कि अम्बेडकर जी के गांधी जी के बारे में क्या विचार थे। ये लोग क्यों नहीं बताते कि आखिर कैसे नेहरू जी ने अम्बेडकर जी को चुनाव हराने के लिए उनके खिलाफ 2 बार प्रचार किया। ये लोग क्यों नहीं बताते कि अम्बेडकर जी के इस्लाम पर क्या विचार थे, अम्बेडकर की मनुस्मृति के बारे में क्या थॉट्स थे। वो बस इसी बात का जिक्र करते हैं और वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो उनकी पॉलिटिक्स को सूट करता है। मगर बाकी मुद्दों पर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या कहते थे ये लोग भूलकर भी वो बात नहीं बताते। अब आप मुझसे पूछें तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि मेरी नज़र में बाबा साहेब अम्बेडकर पिछले 150 सालों के भारत के इतिहास के सबसे वेल रेड, सबसे हिम्मती और सबसे ईमानदार नेता थे। नेता क्या, शायद वो सबसे इंटेलेक्चुअल भारतीय थे जिन्हें जितनी इज्जत जितना सम्मान मिला वो उससे कहीं ज़्यादा के हकदार थे। मेरा तो ये भी मानना है कि जब भी अम्बेडकर जी की बात हम करते हैं तो सिर्फ उन्हें दलित राजनीति से, दलित पॉलिटिक्स से जोड़कर न देखा जाए। दलितों के लिए उन्होंने जो किया उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन अम्बेडकर जी का काम इतना बड़ा है, बाबा साहेब का काम इतना
मतलब सबके लिए करके गए और दलितों के लिए ही नहीं, सबके लिए करके गए और सबके लिए। इतना बड़ा है, उनके विचारों का स्पेक्ट्रम इतना बड़ा है कि हमें उन सब पर बात करनी चाहिए, उनसे सीख लेनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक साजिश के तहत पहले तो उनके जीते जी ही उनको इररिलेवेंट बनाने की कोशिश की गई, और जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो फिर शुरू की सरकारों ने उनको वैसी इज्जत नहीं दी जैसी वो डिजर्व करते थे। लेकिन जैसा कि हर महान काम और हर महान व्यक्ति के साथ होता है, वही आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ हो रहा है। देर सवेर वो इज्जत उन्हें मिल ही जाती है जिसकी वो हमेशा से हकदार थे। आज वो शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी हर कोई खुले दिल से तारीफ करता है। वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी बुराई करने की हिम्मत किसी में नहीं है। वो इकलौती ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम हर पार्टी, हर भारतीय बड़े फख्र से लेता है। मुझे बड़ी ईमानदारी से लगता है दोस्तों कि जो काम अमेरिका के लिए देख लो जी, उस बंदे को मतलब उनको कोई भी मानता नहीं था, लेकिन उनके बिना आज की डेट में कोई पार्टी भी नहीं चल रही। अगर उनका नाम ना लो तो किसी पार्टी को वोट भी नहीं मिलेगा। सब कुछ उसके अब देख लो, सब कुछ उनके सारे चल रहे हैं। अब देख लो भाई, वक्त ऐसी चीज है, सब कुछ बदल देती है। अब्राहम लिंकन या मार्टिन लूथर किंग ने किया, उससे कहीं ज्यादा बड़ा और महान काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के करोड़ों लोगों के लिए किया है। मेरी नजर में तो वो सच्चे राष्ट्रपिता हैं। इतिहास ने भले ही उनके साथ न्याय न किया हो, मगर हमें वो गलती नहीं करनी है। उन पर हो रही पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर उनको पढ़ना होगा, उनके काम को समझना होगा और उनकी सोच को आगे लेकर जाना होगा। एक बार फिर से दिल की गहराइयों से बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा साहब पर बनाया हमारे वीडियो, हमारे विचार अगर आपको पसंद आए हो तो इसे अपने हर एक दोस्त से जरूर शेयर करिएगा। चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों मतलब देखो, इस बंदे ने एक सच्चाई बताई है, और सच्चाई बोलने के लिए मतलब मेहनत को लगती है, मेहनत। सच्चाई कोई भी बंदा नहीं बोलेगा आज की डेट में, सच्चाई जो इस बंदे ने बोली है। और मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ, अगर मतलब राजनीति यार एक ऐसी चीज़ है, कुछ भी करवा सकती है। देखो कुछ भी करवा सकते हैं राजनीति। मैं भी खुद रह के आया हूँ राजनीति, मतलब उसमें मंत्री के साथ रह के आया हूँ 7-8 महीने। मुझे सब कुछ पता है, क्या चीज़ कैसे क्या होता है। बस ये है, किसी को जो सच्चाई जानता है सिर्फ वही जान सकता है सच्चाई क्या चीज़ होती है। तो सिर्फ अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर। आपको वीडियो ऐसी मतलब और चाहिए, हम और भी लेके आएंगे सर्च करके कि ऐसी वीडियो क्या कहाँ पे है, क्या है। गांधी जी के ऊपर भी लेके आएंगे, सबके ऊपर लेके आएंगे कि उन्होंने गांधी जी को कैसे मारा था, उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। ऐसे ही हम सर्च करके कोई वीडियो चेक करेंगे। तो लाइक कमेंट शेयर, और जो बाबा साहब से प्यार करते हैं लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। लव यू।